हाय अगेन। और आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की यूनिट 3 बाय वन शॉट इंजीनियर। तो रिग्रेशन टेस्टिंग समझो भाई। रिग्रेशन टेस्टिंग को हम लोग रीटेस्टिंग भी बोलते हैं। रीटेस्टिंग का मतलब हम एक प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसको फिक्स करें, फिर उसको फिक्स करने के बाद जो ये नया प्रोडक्ट हमने बनाया इसकी भी टेस्टिंग करें। हमने इसमें दिक्कत कहाँ से निकाली, जब हम ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग कर चुके थे, है ना। जब हम इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं तो उसमें दिक्कत निकली, इसको फिक्स करने के बाद जो हमने रिजल्ट बनाया उसकी भी टेस्टिंग की जाएगी। अब इसकी टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत उसमें फिर से ना निकल आए, ये एक रीज़न है। या फिर इस दिक्कत को जो हमने सॉल्व किया, हमारा सॉल्यूशन 3-4 अलग दिक्कतें ना क्रिएट कर दे, जिसकी वजह से हमको टेस्ट करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये होता है, सॉफ्टवेयर अंडरगोज चेंजेस रेगुलरली। अब चाहे तुम कोई लॉगिन पेज बना रहे हो तो उसमें एक लॉगिन वाला पार्ट होगा, उसमें एक रेफरेंसेस वाला पार्ट होगा। तुम्हें अगर कभी उसमें कोई इमेज ऐड करनी होगी तो तुम्हें फिर से सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंजेस तो आते रहेंगे यार सॉफ्टवेयर पे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हमको ये कर सकते हैं कि तुमको फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेक्ट पैचिंग एंड फीचर एनहांसमेंट एक्सप्लेन कर देना होगा वहाँ पे। अब देखो यार, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये तुमको डायरेक्ट एक ही ड्यू के पेपर में लिख के आना है। एक ही ड्यू के पेपर में लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखने हैं आपको आंसर्स, तो उस हिसाब से करना। तो वहाँ पे सबसे पहले ये लिख देना कि चेंजेस तो होते रहते हैं सॉफ्टवेयर में। फिर एक्सप्लेन कर देना सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेक्ट पैचिंग। अब यहाँ पे कोई दिक्कत निकल आए तो उस डिफेक्ट को पैच करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन कर देना। और फीचर एनहांसमेंट, मैंने तुमको अभी बताया कि यहाँ पर अगर कोई हमको इमेज ऐड करनी पड़ गई तो हमें पूरा सॉफ्टवेयर चेंज पे थोड़ा करना पड़ेगा। तो उसका जो चेंज होगा, हम लोग जो इसको चेंज करेंगे एक नई इमेज डाल के, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा ये इससे बेटर होगा। तो हमको अगर प्रोडक्ट को इन्हांस करना है तो भी हमको रिग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक नई इमेज डाल देंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई अलाइनमेंट ख़राब हो जाए। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमको रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो एक तो सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर देना डिफेक्ट फिक्सिंग का, और फीचर एनहांसमेंट को एक्सप्लेन कर देना। इसके आगे जो रिग्रेशन टेस्टिंग का मेन काम होता है, जो हमको पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलना होता है, पहला पॉइंट होता है कि न्यू एडिशंस शुड वर्क एज डिज़ाइन। मैंने अभी आपको बताया, हमने इसमें एक नई इमेज ऐड करी और वो बैकग्राउंड बन गई। अब हमने जो हमने उसको इंटेंट किया था कि वो एक बैकग्राउंड बने, वो बैकग्राउंड ही बननी चाहिए, वो उसके आगे कुछ और नहीं हो जाना चाहिए, वो ओवरफ्लो नहीं कर जानी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है, न्यू एडिशन शुड वर्क एज डिज़ाइन एंड चेंजेस, यानी कि चेंजेस या फिर एडिशंस डोंट ब्रेक ऑलरेडी रनिंग कोड और इंट्रोड्यूस बग्स। इसका मतलब है कि हमने अगर यहाँ पे एक इमेज डाल दी तो इससे कोई टेक्स्ट इधर उधर ना चला जाए, इससे साइट लोड होने में दिक्कतें ना हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं फेस करनी चाहिए। और इन दोनों की क्या कह सकते हैं, इन दोनों का ख्याल रिग्रेशन टेस्टिंग कर लेता है। वो टेस्टिंग के वक्त ये भी चेक कर लेता है कि नए एडिशन जो हमने डाले हैं वो काम कर रहे हैं, और वो ये भी चेक कर लेता है कि जो हमने पुराने एडिशन या फिर जो नए एडिशन करे हैं वो पहले से जो हमारा कोड बेस था उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये काम है हमारे रिग्रेशन टेस्टिंग का। रिग्रेशन टेस्टिंग टेक्स केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अभी एक एग्जाम्पल लिख देना वहाँ पे, या फिर अगर आपको समझने में अभी थोड़ी दिक्कत हुई हो तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चिंता मत करो भाई, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी यूनिट है ये। तो मान लो कि 3 डिफेक्ट हैं, D1 D2 D3। ठीक है, पहले स्टेप में 3 डिफेक्ट थे, हमने उनको इनकाउंटर किया, और पहली बार हमने इनकाउंटर किया जब हम सॉफ्टवेयर चला रहे थे तो हमने पहली बार देखा कि ये 3 डिफेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट टीम जो थी दूसरे स्टेप में, डेवलपमेंट टीम ने काम किया और इन तीनों को फिक्स कर दिया, तीनों को फिक्स कर दिया। अब ये तीनों को फिक्स करने वाला जो सॉफ्टवेयर था इसको हम पैच 1 बोल देते हैं। पैच 1 रिलीज़ किया, उसमें D1 D2 D3 नहीं है, सब फिक्स हो चुके हैं। अब हमने देखा जब हम दूसरे टाइम उसको यूज़ कर रहे थे तो ये तीनों तो चले गए, D4 और D5 नए आ गए, 2 डिफेक्ट्स। इन तीनों की वजह से आए हैं या फिर अपने आप आए हैं, लेकिन D4 और D5 हैं। अब हमने इनको इनकाउंटर कर दिया सेकंड टाइम में। अब डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने दूसरा पैच निकाला, उसमें D4 और D5 को भी हटा दिया। अब इस पैच में एक दिक्कत हो गई, इन्होंने जब D4 को हाथ लगाया तो वो तो हट गया लेकिन D1 फिर से आ गया। तो ये उन्होंने चेक नहीं किया। पहली बार यूज़ करते वक्त ये 3 आए थे, ये दूसरी बार यूज़ करते वक्त ये 3 आए हैं, और ये तीसरा हमको पता नहीं था, जब हमने इन दोनों को फिक्स करा तब ये आ गया। अब यहाँ आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि टेस्टिंग का महत्व। हमने पहली बार डायरेक्टली यूज़ कर दिया और ये तीनों डिफेक्ट आ गए। अगर हम टेस्टिंग कर रहे होते तो फिर ये तीनों नहीं आते। अगर हम लोग दूसरी बार करने के बाद भी टेस्टिंग कर रहे होते तो हमको पता चल जाता कि D1 फिर से आ गया, है ना। अब ये पैच 2 में D1 टूट गया और ये क्रिटिकल एरर हो गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, और ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो यही लिखा है, इफ़ रिग्रेशन टेस्टिंग वॉज यूज्ड अ न्यू टेस्ट वुड हैव बीन डन आफ्टर एवरी पैच टू इंश्योर नथिंग ब्रेक्स। हमको पता चल जाता है कि D1 ब्रेक हो गया और हम उसको फिक्स कर देते हैं अलग से। ये पार्ट है रिग्रेशन टेस्टिंग का। ये एग्जाम्पल को लिख कर आओगे भाई आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और ऊपर की थ्योरी लिख कर आ जाओगे 10 कंप्लीट। बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आओ यहाँ पर आते हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। अब देखो यार, रिग्रेशन टेस्टिंग ऐसे ही नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास।
जिनके वैलिड होने पर ही हम रिग्रेशन टेस्टिंग करें। पहला तो व्हेनेवर चेंज हैपेंस टू सॉफ्टवेयर, कभी भी सॉफ्टवेयर चेंज कर दो तो फिर रिग्रेशन टेस्टिंग कर लेना। दूसरा, जब बहुत सारे डिफेक्ट्स हम लोग फिक्स कर चुके हो, अब हमको पता है कि इस सॉफ्टवेयर में इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स थे, हमने उनको फाइंड किया और फिक्स किया, तो ऑफकोर्स ये पॉसिबिलिटी तो है ना, ये संभवता तो है ना कि और भी नए डिफेक्ट्स आ रहे होंगे, इसलिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और इन्फेक्शियस डिफेक्ट्स अगर निकल आए तो, इन्फेक्शियस से मतलब है कि एक डिफेक्ट एक डिफेक्ट से दो तीन डिफेक्ट और आ रहे हैं, मतलब एक मॉड्यूल से दो तीन मॉड्यूल और खराब हो रही है, इसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिफेक्ट। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में ऑल्सो बी परफॉर्म्ड पीरियोडिकली एज अ काउंटर मेजर। अब ये अच्छा तरीका है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को थोड़े थोड़े समय पर टेस्ट करते रहोगे, थोड़े थोड़े समय पर टेस्ट करने से मतलब है कि चाहे चेंज करो चाहे ना करो, ऑलरेडी रखा हुआ है फिर भी टेस्ट करते रहोगे, तो फिर कोई दिक्कत अगर निकल आए तो वो वहीं पर फिक्स हो जाएगी। तो फिर वो मेंटेन करती है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को, इंटेग्रिटी को, परफॉर्मेंस को, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखता है। अब रिग्रेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एच का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब कंपोनेंट टेस्टिंग याद होगा, यूनिट टेस्टिंग कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इन सारे फेजेस के दौरान भी हम रिग्रेशन टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए कंडीशंस। अब आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले जो टेस्टर करता है वो एक स्मोक टेस्ट करता है और एक सैनिटी टेस्ट करता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, ये हमारे सिस्टम की बेसिक फंक्शन को चेक करता है। अब मानो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो अगर हमको इसको स्मोक टेस्ट करना है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये बेसिक कमांड जो होते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये इन सारे कमांड्स को रन कर पा रहा है कि नहीं, ये डेटाबेस को स्विच ऑन शट डाउन ऐसा कुछ कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो काम होता है ना बेसिक सॉफ्टवेयर का। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर का बेसिक फंक्शनैलिटी है, बेसिक वर्किंग है, वो सबको कंफर्म करता है कि हाँ भाई चल रहा है। स्मोक टेस्टिंग ये करता है। यही यहाँ लिख देना एक एग्जांपल कि डेटाबेस सिस्टम हो तो फिर बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस करने चाहिए, जैसे क्वेरीज हो या फिर डेटा मैनिपुलेशन हो, ये सब करना चाहिए उसको। अब आते हैं सैनिटी टेस्टिंग पे। स्मोक टेस्टिंग तो बेसिक उससे चेक कर लिया। सैनिटी टेस्टिंग क्या करता है कि हमने जब कोई डिफेक्ट फिक्स कर दिया हो या फिर हमने जब कोई नया फीचर ऐड कर दिया हो, तो वो क्या सिस्टम चल रहा है कि नहीं, ये डिटेक्ट करता है हमारा सैनिटी टेस्ट। स्मोक टेस्ट बेसिक फंक्शनैलिटी करता है, सैनिटी टेस्ट एडिशनल फंक्शनैलिटी करता है। ये लिख कर आ जाना। देखो, checking that the system is working as expected after a defect has been patched and new added functionalities are working। ठीक है, ये हो गया आपका स्मोक टेस्ट और सैनिटी टेस्ट। इसको लिख के आ जाना, ये अलग अलग एक एक मार्क के क्वेश्चन में भी, दो दो मार्क के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लेना। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्ट केसेस में। अब देखो, सिलेक्टिंग टेस्ट केसेस के लिए क्राइटेरिया होता है, इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, और ये प्रोसेस किसका है, ये रिग्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस है। तो दो मेथड होते हैं। पहला है तो है कि कोई कॉन्स्टेंट सेट चूज़ कर लो और हर बार उसको रन करते रहो, मतलब कोई कॉन्स्टेंट सेट ऑफ टेस्ट केसेस उठा लो कहीं से, और जब भी कोई फंक्शनैलिटी ऐड करें या फिर कोई डिफेक्ट पैच करें तो इसी को उठा के पूरा रन कर दिया करो। इजी तरीका है। दूसरा है कि जब भी हम कोई फंक्शनैलिटी ऐड करें या फिर डिफेक्ट पैच करें, उसको हम लोग हर एक रिग्रेशन भी बोलते हैं। मतलब हर एक रिग्रेशन पे हम लोग को एक एक हाथ से चूज़ करने होते हैं टेस्ट केसेस। मानो कि हमने अभी जो रिग्रेशन किया, हमने उसमें लॉगिन पेज में इनपुट को हमने फिक्स कर दिया, तो जो हम लोग टेस्ट केसेस रखेंगे वो मेनली इनपुट वाले टेस्ट केसेस रखेंगे। हम लोग कोई ऐसे वैसे टेस्ट केसेस नहीं डाल देंगे इसमें, ठीक है, सिर्फ इनपुट वाले टेस्ट केसेस रहेंगे। कहने का मतलब है कोई भी फिक्स करो तो उसी के हिसाब से टेस्ट केसेस हाथ से चुन के रखना, डायनामिकली अलॉट करना टेस्ट केसेस को, ठीक है, कोई ऐसे पहले से बनाया हुआ सेट मत यूज़ कर लेना। अब नेक्स्ट पर आते हैं क्लासीफाइंग टेस्ट केसेस। हमने टेस्ट केसेस की कैटेगरी तो निकाल दी, अब उनको क्लासीफाई करना होता है। क्लासीफाई क्यों करें, टू यूज रिग्रेशन इफेक्टिवली टेस्ट केसेस मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड कस्टमर यूसेज। अब प्रायोरिटीज़ पे हमको क्यों करना होता है, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग इतना ज़्यादा टेस्ट कर लेती है कि टेस्टर के पास काफ़ी बार रिसोर्सेज या फिर टाइम नहीं बचता है, इसलिए हमको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं कि कम से कम प्रायोरिटी 0 तो करनी होगी, उसके बाद प्रायोरिटी 1, उसके बाद प्रायोरिटी 2। अब इनमें क्या लिखा है ये देख लो। प्रायोरिटी 0 क्या है, सैनिटी टेस्ट करने हैं, वो करना ही होता है क्योंकि जो नई फंक्शनैलिटी ऐड करी उसको तो चेक करोगे ना कि वो चल रहा है कि नहीं। उसके बाद बेसिक टेस्ट कर लेना और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी चेक कर लेना, जो जिसके बिना सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता। तो ये तो मस्ट है, ये तो करना ही करना है। फिर प्रायोरिटी 1 पर आते हैं, बेसिक और नॉर्मल सेटअप, कि हम लोग कम से कम एक हाई वैल्यू प्रोजेक्ट तो डिलीवर कर पाएँ कस्टमर को। प्रायोरिटी 1 वाले टेस्ट कंफर्म करते हैं कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो हाई वैल्यू डिलीवर कर रहा है कस्टमर को। प्रायोरिटी 2 वाला जो होता है वो बस पार्ट होता है टेस्ट साइकिल का। टेस्ट साइकिल का पार्ट का मतलब कि तुमको वो रन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो, लेकिन टेस्ट साइकिल का पार्ट है वो, अगर मिल जाए तो फिर कर लेना, नहीं तो रहने देना यार, चल तो रहा ही है, हाई वैल्यू भी दे रहा है और बेसिक भी सारी फंक्शनैलिटी कर रहा है।
प्रायोरिटी 1 सबसे पहले प्रायोरिटी 0 होता है, फिर 1 होता है, आखिर में 2 होता है। अब हमने क्या किया, हमने क्लासीफाई कर लिया टेस्ट केसेस। अब हम सिलेक्टिंग करने के लिए उसका मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो, मेथडोलॉजी फॉर सिलेक्टिंग टेस्ट केसेस, दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफेक्ट्स फिक्स्ड। द अमाउंट ऑफ डिफेक्ट्स फिक्स का मतलब क्या होता है, हमने जो 3 प्रायोरिटी यहाँ पर रखी हैं, इनमें से ही हम टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखो, केस 1, मानो कि हमने इतने कोई दिक्कतें नहीं थी, बहुत थोड़ी सी दिक्कतें थी, तो हम लोग चलो ठीक है, तीनों में से कोई भी रैंडम टेस्ट केसेस उठा के मार देना, सब लोग का एग्जीक्यूट कर लेना, और उसके बाद आगे बढ़ा देना सॉफ्टवेयर को, क्योंकि इतनी कोई बड़ी दिक्कत तो थी नहीं, एक छोटी सी चीज़ फिक्स करनी थी, वो हो गई, तो और किसी को इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, ठीक ठाक दिक्कत थी, मतलब फंक्शनैलिटी रोक रही थी सॉफ्टवेयर की, तो हम लोग को सबसे पहले तो प्रायोरिटी 1 और 0, 0 और 1 को हमको एग्जीक्यूट करना ही करना है किसी भी हालत में, क्योंकि इतनी छोटी दिक्कत नहीं थी कि कोई दिक्कत ना हो, ये मॉडरेट थी दिक्कत थी, और हम लोग को इसको डिफेक्ट को पैच करने के बाद हमको ये तो मेक श्योर करना है कि भाई चल रहा है कि चल रहा है। तो सैनिटी टेस्ट तो करना ही था, बेसिक टेस्ट करना था, और नॉर्मल सेटअप भी करना था। केस 3, अब बहुत बड़ी दिक्कत आ गई सॉफ्टवेयर में, और हमने उसको फिक्स कर दी। बहुत बड़ी दिक्कत का मतलब कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई फ्रेमवर्क खराब हो गया, वो भी हो सकता है। तो हम लोग कोई हाई इम्पैक्ट डिफेक्ट जब फिक्स कर रहे हो, तो उसके बाद हमको ये तीनों एग्जीक्यूट करने होते हैं। कुछ नहीं तो प्रायोरिटी 0 और 1 में से जितने हमने उसमें रखे थे टेस्ट केसेस, उन सबको तो करना ही होता है, और कुछ सेलेक्ट कर लो प्रायोरिटी 2 में से भी, थोड़ी एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ यार देखो चल रहा है, प्रायोरिटी 2 से भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको लिख लेना। ये मेथडोलॉजी है सिलेक्टिंग की। हम क्लासीफाई कर चुके हैं, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं क्राइटेरिया को, और हम स्मोक और सैनिटी टेस्ट तो कर ही चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए, अब 2 और पॉइंट बचते हैं प्रोसेस में। अब ये हो गया भाई रीसेटिंग टेस्ट केसेस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रीसेटिंग का मतलब क्या होता है, रीसेटिंग से मतलब ये समझो कि जब हमने कोई डिफेक्ट फिक्स कर दिया हो, तो फिर हमको उसके लिए टेस्ट केसेस निकालने हैं, हमको बेसिक टेस्ट केसेस नहीं चला देना, ठीक है। रिड्यूसेस द रिस्क इन्वॉल्व इन टेस्टिंग डिफेक्ट फिक्सेस by making tester go through all the test cases and selecting appropriate ones based on impact of defect fixes। अब इसको समझना कि अगर कोई बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कोई डिफेक्ट फिक्स तो किया है, तो हम लोग जब उन तीनों प्रायोरिटी 0, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 से जब हम सिलेक्ट कर रहे होंगे टेस्ट केसेस, तो हम लोग इस बात का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे कि वो इससे रिलेटेड हो, हमारा जो डिफेक्ट था उससे रिलेटेड हो किसी भी हालत में, ठीक है। और फिर उसके आगे नीड्स फॉर टेस्टिंग बता देना कि हम लोग की नीड क्या है टेस्टिंग की, कि सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा हो, सॉफ्टवेयर में दिक्कत ना हो, पूरी परफॉर्मेंस कर रहा हो, लोड में भी काम कर जाए, ये सब लिख देना यहाँ पे। फिर आते हैं आखिर में कंक्लूडिंग रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। कंक्लूडिंग रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब टेस्टर्स या डेवलपर जो होते हैं वो रिजल्ट को रिव्यू करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद कोई रिजल्ट निकला हमारा सॉफ्टवेयर का, उस रिजल्ट को रिव्यू करने के बाद देखते हैं कि उन्होंने जो डिफेक्ट फिक्स किया वो काम कैसे कर रहा है, अब हमने जो पैच किया वो काम कैसे कर रहा है हमारे प्रोडक्ट में। तो ये हमारी सारी कंडीशन होगी। अब इनमें कंडीशन ये देख लो कि आखिरी वाला रिजल्ट है कि जो हम लोगों ने सारी कर ली टेस्टिंग, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे पता चलता है कि हमारा रिग्रेशन पास हुआ है या फेल हुआ है। अब अगर कभी जो बिल्ड हम लोगों ने किया है ये फेल हो गया, जबकि जो इससे पहले वाला बिल्ड था जहाँ पे दिक्कतें थी वो पास हो रहा था, मतलब रिग्रेशन फेल हो गया यार। अब अगर जो करंट बिल है वो पास हो जाए और जो प्रीवियस बिल्ड था वो फेल हो रहा होगा, तो अभी जब बाकी के फेल हो रहा है तो और अभी वाला पास हो गया, मतलब हमने अच्छा काम किया है, रिग्रेशन सक्सीडेड। ये दो कंडीशन होती हैं, या तो सक्सीड होगा या तो पास होगा या तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया रिग्रेशन टेस्टिंग का। इसके आगे आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग की टेस्ट केस सिलेक्शन में। ये एक बड़ा तरीका है, ठीक है, इसको आराम से कर लेना। इसके 3 मेथड होते हैं रिग्रेशन में। हम लोग ये करते हैं कि पहला मेथड होता है कि रिग्रेस ऑल। रिग्रेस ऑल का मतलब जो प्रायोरिटी 0, 1, 2 याद है जो हमने पहले बताए थे, इसमें सारे रन कर दो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई झंझट नहीं है, लेकिन इसमें टाइम और मनी बहुत लगता है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज बहुत खर्च हो रहे हैं, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। इसमें सारे रन करने होते हैं लेकिन इसमें पैसा और समय बहुत लगता है। दूसरा प्रायोरिटी बेस्ड रिग्रेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इनमें से इनके हिसाब से उठा लो, प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, और उसी ऑर्डर में उठा लो, तो ये लिख देना। और तीसरा रैंडम एक्सिक्यूशन, किसी में से भी कोई भी उठा के कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे बेसिक वाले हो, और कोई 0 से भी आ सकता है, कोई 2 से भी आ सकता है, कोई 1 से भी आ सकता है, तो रैंडमली होंगे तो भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये एक तरीका है लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड प्रायोरिटी बेस्ड रिग्रेशन होता है। रिग्रेस ऑल कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा टाइम हो या फिर रिसोर्सेज हो, और रैंडम भी कर सकते हैं क्योंकि बस कर सकते हैं, ये एक मेथड है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है क्योंकि यही मोस्टली फॉलो किया जाता है। अब इसको यहाँ से समझने के लिए एक डायग्राम बना देना, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको पढ़ते चला जाना। ये डिफेक्ट्स हैं, ये इम्पैक्ट है। अगर डिफेक्ट लो हुआ तो फिर हमको ये चेक करना है कि इम्पैक्ट क्या सीन है। देखो डिफेक्ट लो है और इम्पैक्ट भी लो है, तो फिर तीनों को थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। ये जो चांद बनाया है इसका मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, चांद का मतलब वेरी फ्यू, आधे का मतलब सबसेट यूज़ करना है टेस्ट केस का, और पूरे का मतलब फुल। तो जब आधा दिखाओ तो मतलब जो हमारा जो टेस्ट केस का ग्रुप था
उसमें सिर्फ आधे टेस्ट केस या फिर कोई भी छोटा सा सबसेट उठा के उसको एग्जीक्यूट कर देना। पूरे का मतलब हमको सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी बेसिस पे, जो प्रायोरिटी 1 का ग्रुप था, प्रायोरिटी 0 का था, प्रायोरिटी 2 का था, उनमें से थोड़े थोड़े लेना है। तो हमारे डिफेक्ट्स लो हैं और इम्पैक्ट लो है, तो ये तीनों थोड़े थोड़े ले लेना। हमारा डिफेक्ट मीडियम है और इम्पैक्ट भी मीडियम है, तो प्रायोरिटी 0 और प्रायोरिटी 1 को पूरा ही लेना, ठीक है। P0 P1 को पूरा लेना, P2 को थोड़ा सा ले लेना। और अगर डिफेक्ट्स भी हाई हैं और इम्पैक्ट भी हाई है तो फिर इन दोनों को तो पूरा लेना, और P2 में से भी आधे ले लेना। एक कोई सबसेट उठा के उसको भी टेस्ट कर लेना श्योरिटी के लिए कि हाँ यार चल रहा है, बेसिक तो काम कर ही रहा है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी चल रही है, ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है। इस डायग्राम को रट लो यार, इसमें रटने का ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये तीनों एरोज इन तीनों में लगा देना, इसके तीनों एरोज इन तीनों में लगा देना, लो मीडियम हाई लिख देना। यहाँ पे तीनों शांत है और यहाँ पे दो शांत है, यहाँ मतलब यहाँ पे तीनों चांद है, यहाँ दो फुल है और एक चांद है, और यहाँ पे सबसेट है। अब मैं चांद कह रहा हूँ यार क्योंकि यहाँ पे वेरी फ्यू लिखा है और इसका कोई मेरे पास वो नहीं है, इस शेप का कोई और मतलब नहीं मिल रहा चांद के सिवाय, ठीक है। लिखने को वो लिख सकते हो लेकिन अच्छे से बना के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पहला तो यूनिट रिग्रेशन है। यूनिट्स आप समझ रहे हो, यूनिट का मतलब सिंगल यूनिट, मतलब कंपोनेंट। कंपोनेंट जब यूनिट देखो तो कंपोनेंट समझ जाओ। जब हम कोई एक ही कंपोनेंट चेंज हमने किया हो या फिर सिर्फ एक ही डिफेक्ट फिक्स किया हो छोटा सा, तो यूनिट रिग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पार्शियल रिग्रेशन में या फिर रीजनल रिग्रेशन में। अब मानो ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम था और ये उसके सब मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये सब मॉड्यूल्स हैं और ये निकला है डिफेक्टिव। अब हमने टेस्ट करके देखा, हमने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में हमको पता चला कि जो मॉड्यूल एफ है मॉड्यूल बी से कनेक्टेड है और मॉड्यूल बी मॉड्यूल डी से कनेक्टेड है, तो ये दोनों में भी डिफेक्ट आए होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिफेक्टिव निकली। अब ये हमको मीटिंग का कब रखी हमने? पार्शियल रिग्रेशन में हम लोग को एक इम्पैक्ट एनालिसिस मीटिंग रखनी ही होती है, जिसमें लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि डिफेक्टिव मॉड्यूल कौन सी है और उससे अफेक्ट करने वाली मॉड्यूल्स कौन सी है। हमको ये पता चला कि एफ डिफेक्टेड था, बी और डी इनसे कनेक्टेड है, तो फिर इन दोनों की भी टेस्टिंग होगी। ये पार्शियल रिग्रेशन हो गया, हमने आधे सिस्टम की टेस्टिंग कर दी बेसिस पे कि कौन कौन से अफेक्टेड थे। अब आते हैं फुल रिग्रेशन पे। अब मानो तुम्हारा सिस्टम छोटा सा नहीं है, सिर्फ 6 मॉड्यूल नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव निकल आए और वो सब बाकी से भी शायद कनेक्टेड हो सकती हैं। अब इतनी ज़्यादा मॉड्यूल्स के लिए तुम कितनी बड़ी इम्पैक्ट मीटिंग रख पाओगे, है ना? कितनी बड़ी इम्पैक्ट मीटिंग रख पाओगे कि यार ये से कनेक्टेड था, ये से कनेक्टेड था, ये से कनेक्टेड था, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो बेस्ट है कि फुल रिग्रेशन मार दो, जितने मॉड्यूल है सबको टेस्ट कर डालो, ठीक है। इन अ लार्ज सिस्टम वी कैनॉट एनालाइज एवरी सिंगल मॉड्यूल फॉर अफेक्ट ऑफ डिफेक्ट जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इस इफेक्ट को एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, तो हम लोग टाइम बचाते हैं और हम लोग पूरे सिस्टम को एक बार में टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा लव दिखा कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। और आते हैं हम लोग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गाइडलाइन, सॉरी प्रायोरिटाइजेशन गाइडलाइंस पे। अब हम लोग ये प्रायोरिटाइजेशन किस चीज़ की कर रहे हैं? टेस्ट केस की प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि हम लोग ऐसे तो कोई भी टेस्टर होगा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप उस पर अच्छी से टेस्टिंग करनी चाहोगे कि यार हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करके देख लो मैं, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी डेडलाइंस छोटी हो जाती हैं, कभी कभी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है टेस्ट करने के लिए, तो हमको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो हम सारे टेस्ट केसेस रन नहीं कर पाते हैं। और इसी पार्ट को हम कहते हैं कि यार प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। तो हम लोग इसी पार्ट को कहते हैं कि हम लोग प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और ये एक्चुअली हमारा कॉम्प्रोमाइज़ है। तो टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। द टेस्टर हैज़ टू सिलेक्ट सम टेस्ट केसेस, द टेस्टर इज फोर्स्ड, वो उसको ज़रूरत पड़ जाती है टू सिलेक्ट सम टेस्ट केसेस एंड लीव ऑल अदर बेस्ड ऑन टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। जितना टाइम हो जितने रिसोर्सेज हो उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी देख के ही टेस्टर को कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है सब में से, क्योंकि सब टेस्ट करने का टाइम नहीं बचा या फिर सब टेस्ट करने के रिसोर्सेज नहीं है उसके पास। फिर आते हैं यहाँ पे टेस्ट इज सम रिस्क, देयर इज सम रिस्क दैट अ फंक्शन और कंपोनेंट माइट नॉट बी टेस्टेड। अब वो सब तो टेस्ट कर नहीं रहा है, उसको भी पता है वो सब टेस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रायोरिटी पे जो रखे थे वो वही टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ दिक्कत ये आ सकती है कि प्रायोरिटी पे रखे हुए तो तुमने टेस्ट कर लिए, लेकिन जो बचे कुछ टेस्ट थे जो तुम नहीं कर रहे हो वो हो सकता है कोई कंपोनेंट से रिलेटेड हो। अब वो कंपोनेंट फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहा है ये हमको नहीं पता यहाँ पे, तो और यही एक हमको रिस्क लेके आगे चलना पड़ता है कि काश ये फंक्शन काम कर जाए, क्योंकि मैंने इसकी टेस्टिंग तो नहीं करी है क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास। अब आते हैं द गोल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन इज टू सिलेक्ट मोस्ट रैशनल एंड नॉन आर्बिट्ररी टेस्ट केसेस। नॉन आर्बिट्ररी मतलब तुमने जो रैंडमली सुना होगा ना, तो टेस्ट केसेस में रैंडमली कोई निकाल लिया और उसको डाल के टेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है हमको। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले टेस्ट केसेस ही सिलेक्ट करने हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो होते हैं कि वी बेसिकली आस्क आवरसेल्व्स व्हाट फीचर्स मस्ट बी टेस्टेड, कौन कौन से फीचर हमको टेस्ट करने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम कुछ फीचर टेस्ट ना करें। अब अगर हम लॉगिन वाला फीचर टेस्ट नहीं करेंगे और उसमें दिक्कत आ गई तो उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि लॉगिन ही नहीं कर पाएगा इंसान। लॉगिन नहीं कर पाएगा तो बाकी का सॉफ्टवेयर तो बेकार ही है ना। तो इसीलिए हम लोग को ये क्वेश्चन आस्क करने होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमको चेक करने होते हैं कौन कौन से टेस्ट हमको रन करना है। तो मेन असेसमेंट हमारा क्या होता है? रिस्क का असेसमेंट होता है, नॉट ऑफ टेस्टिंग अ मॉड्यूल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मेन असेसमेंट होता है कि आप कितना बड़ा रिस्क झेल सकते हो क्योंकि आप काफ़ी टेस्ट नहीं कर रहे हो। तो अब आते हैं प्रायोरिटी कैटेगरी स्कीम पे। ये स्कीम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार।
और ये नोट्स एक बार देख लो, बहुत ईजी से नोट्स बनाए हैं, इसमें तुम आराम से काफ़ी बड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो ईजी स्कीम ऑफ कैटेगराइजिंग टेस्ट, ठीक है, ये सबसे ईजी स्कीम है, इसमें प्रायोरिटी बेस्ड स्कीम है। और हम लोग एक प्रायोरिटी कोड असाइन कर देते हैं हर एक टेस्ट डिस्क्रिप्शन में। हमारे पास 15 टेस्ट है, हमने उन पे हर एक पे एक लेबल लगा दिया, ये P1 है, ये P2 है, ये P0 है, इस बेसिस पे हम लोग रखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बड़े टेस्ट केसेस होते हैं उनको हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देते हैं, और जो इतने मैटर नहीं करते उनको हम लोग नॉन इंपॉर्टेंट में डाल देते हैं। 3 प्रायोरिटी होती है बेसिकली। तो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं, इज टेस्ट एक्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेस्ट वाई। टेस्ट वाई कुछ भी हो सकता है, टेस्ट एक्स कुछ भी हो सकता है ये लॉगिन के लिए हो सकता है ये सिर्फ एक बटन की फंक्शन के लिए हो सकता है ये सिर्फ एक मेन्यू के लिए हो सकता है पूरा बैकग्राउंड के लिए हो। तो हमको इसी से हमको पूछ के चलना होता है कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको रखते हैं हम एक प्रायोरिटी कैटेगरी में। प्रायोरिटी कैटेगरी कुछ ऐसी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछने से हमको ये पता चलता है कि ये प्रायोरिटी कैटेगरी कैन बी कंडक्टेड अलोन बाय द टेस्टर और विद मैनेजर प्लस डेवलपर्स। अब देखो यार, तुम डेवलपर हो, तुमको पता है कि कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम मैनेजर हो, तुमने देखा है कि कौन सा डेवलपर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था किसी कंपोनेंट पे, तो तुम उसके साथ बैठ के और टेस्टर के साथ बैठ के तुम सॉल्व कर सकते हो इस दिक्कत को कि कौन से वाले प्रायोरिटी 1 में जाने चाहिए, कौन से 2 में जाने चाहिए, कौन से 3 में जाने चाहिए, है ना। तो प्रायोरिटी 1 देखो यार, ये तो किसी भी हालत में करना ही करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इनके प्रायोरिटी 1 के टेस्ट केसेस किसी भी हालत में एग्जीक्यूट होने चाहिए। ये मैंने इसलिए रेड में लिखा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी 2 मीडियम इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि अगर टाइम मिल जाए तो इनको एग्जीक्यूट कर देना। टाइम मिलने का मतलब कि अगर बनते वक्त टाइम मिल जाए या फिर डिप्लॉयमेंट से कुछ 1-2 दिन पहले का टाइम मिल गया तो इनको एग्जीक्यूट कर लेना, ये भी फेयरली इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है, इफ़ नॉट एग्जीक्यूटेड टीम वोंट बी अपसेट। अभी कोई बहुत बेसिक सा टेस्ट हो सकता है, तो अगर इसको नहीं भी करोगे तो भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इन ग्रुप्स को हम लोग एस्टिमेट करते हैं किसी एग्जीक्यूशन टाइम पे। प्रायोरिटी 1 पे जितने टेस्ट केस हैं उनका कोई ना कोई एग्जीक्यूशन टाइम होगा, इसका भी कोई ना कोई एग्जीक्यूशन टाइम होगा, इन सबका होगा। तो हम लोग इस टाइम के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि प्रायोरिटी 1 हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, या फिर 1 और 2 ही कर लेंगे, तो भी हमारे पास इन दोनों के भर का टाइम है कि हम लोग इन दोनों को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम इसको ही खाली एग्जीक्यूट कर पाए। ये यहाँ पर हम चेक करते हैं। हमने तीनों प्रायोरिटी बना दी। अब हमको ये क्वेश्चन पूछना होता है, इफ़ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दीज ग्रुप्स इज ग्रेटर देन टाइम वी हैव फॉर टेस्टिंग। मतलब हमारे पास टेस्टिंग के लिए टोटल जितना टाइम है उससे ज़्यादा टाइम अगर सिर्फ इनको एग्जीक्यूट करने में लग जाएगा तो फिर दिक्कत है। हमको एक और बार पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी इनके अंदर, कि इनके और थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाए कि उनको हम लोग किसी हालत में एग्जीक्यूट कर ही पाए। तो ये जो सेकंड राउंड पार्टीशनिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है। पहला होता है कि सेकंड राउंड में 5 लेवल का स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल का स्केल था, इधर 5 लेवल का होगा। इसमें 1A, 2A, 3A, 4A, 5 है, और 1A काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस टेस्ट मस्ट पास अदरवाइज सॉफ्टवेयर डिलीवरी इज इन डेंजर। सॉफ्टवेयर डिलीवरी इज इन डेंजर का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये कोई बहुत क्रिटिकल फंक्शनैलिटी चेक कर रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का, जो अगर नहीं करेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर डिलीवरी हमारी डेंजर में पड़ जाएगी, हमारा सॉफ्टवेयर ढंग से बन नहीं पाएगा या फिर वहाँ जाके सही से काम नहीं कर पाएगा। अब ये तो करना ही है हमको किसी हालत में, 1A को करना है। 2A देख लो, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर डिलीवरी। तो 2A पे ये लिखा है कि मस्ट बी एग्जीक्यूटेड प्रायर टू डिलीवरी। प्रायर टू डिलीवरी मतलब हम लोग को इसको भी एग्जीक्यूट करना है, ये भी मस्ट में आता है, सिर्फ 1A मस्ट नहीं है, 2A भी मस्ट है कि हमको इसको किसी हालत में डिलीवरी से पहले कर देना है। अभी चाहे ना करो लेकिन डिलीवरी से पहले कर देना, कि इसमें भी काफ़ी क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं, कनेक्टिविटी से रिलेटेड या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड, इनमें से कुछ हो सकती है। फिर आते हैं 3A पे, टाइम मिल जाए तो एग्जीक्यूट कर देना यार। 4A पे, दिस टेस्ट कैन वेट टिल नेक्स्ट रिलीज, मतलब इसको ज़रूरी नहीं है कि तुमको अभी डिलीवरी के वक्त ही करना है, अगली बार जब बनाओगे तब भी इसको कर सकते हो। और 5A, चाहे करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल प्रोबेबली नेवर एग्जीक्यूट दिस। का मतलब है कि हम शायद कभी ना एग्जीक्यूट करें इसको, और इसको सिर्फ रखने के लिए रखें, रैंडम में कभी आ गया तो फिर आगे ऐसे नहीं आने वाले। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमको ऐसे करना है। जो हमारा प्रायोरिटी 1 था वो हमारा ऊपर जो प्रायोरिटी 1 यहाँ पे आप देख रहे हो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड वाले हमारे यहाँ फर्स्ट है और सेकंड है जाएंगे, ठीक है। ये वहाँ पे लिख देना, क्योंकि हमने इन्हीं से डिराइव की, हमने इन्हीं से इनको बांटा है इन 5 ग्रुप्स में। तो हमारे जो ये 5 ग्रुप्स हैं इनमें प्रायोरिटी 1 वाले जितने टेस्ट केसेज हैं ये सब 1A में जाएंगे। प्रायोरिटी 2 वाले जो टेस्ट केसेज हैं ये यहाँ 3, 4 और 5 के बीच में सब डिवाइड हो जाएंगे। 1 हमारा ये दोनों में जा रहा है, 2 हमारा 3, 4, 5 में जा रहा है, और 3 सिर्फ 5 में जा रहा है। इस टेबल को देख लो एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रायोरिटी 1, 2, 3 जो भी हमने ऊपर बनाई थी, ये प्रायोरिटी 1 जाएगी 1A और 2 में, प्रायोरिटी 2 जाएगी 3, 4 और 5 में, और प्रायोरिटी 3 सिर्फ 5 में जाएगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कहीं से भी। ये आपका प्रायोरिटी कैटेगरी स्कीम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार देख लो, नोट कर लेना, कहीं एक बार पढ़ लेना फिर से, तुम्हारे काम आ जाएगा भाई एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग रिस्क एनालिसिस पे। रिस्क एनालिसिस क्या होता है, हम लोग जब प्रोजेक्ट पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको रिस्क हो सकते हैं कि कोई फंक्शन काम करे या ना करे, है ना, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं।
तो हम लोग रिस्क एनालिसिस जो एक मेथड है ये क्या करता है, इसके अंदर हम रिस्क स्टेटमेंट डालते हैं कि क्या क्या रिस्क थे हमारे पास और किस किस कंटेक्स्ट में हमारे रिस्क थे। हमारे जो रिस्क स्टेटमेंट है वो कौन सी सिचुएशन में काम कर रहा है। तो रिस्क स्टेटमेंट और कॉन्टेक्स्ट डेवलप हमारे गए रिस्क एनालिसिस में, और रिस्क एनालिसिस करने के बाद हमको मिलती है एक रिस्क लिस्ट जिसमें हर एक रिस्क की रैंकिंग होगी। हमने मानो 15 रिस्क डाल दिए और उनकी कंडीशन डाल दी कि भाई ये रिस्क हो सकता है अगर हम इस कंडीशन में देखें तो। हमने रिस्क एनालिसिस करी और हमको एक लंबी सी लिस्ट मिल गई 15 की, जिसमें सबसे ऊपर वाली रिस्क सबसे ज़्यादा पहले डील करनी है, उसके बाद अलग अलग रैंक लिखी है। ठीक है, तो इनकी मेन एक्टिविटीज़ पे आते हैं। इन सबको यार खुद से अंदर डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, ये सब खुद से अंदर डिस्क्राइब कर दो कि बहुत बेसिक सेंटेंसेज हैं, इनको आराम से 3-4 लाइन अंदर लिख देना, आपका एक पेज आराम से भर जाएगा। पहला है ग्रुप सिमिलर रिस्क। अब देखो अगर एक बड़ा सा डोमेन है होस्टिंग का जिसमें तुम्हारे पास कम से कम 5 रिस्क आ रहे हो, तो उन सबको एक एक ही ग्रुप में कर देना। ठीक है, डेवलपमेंट का एक ग्रुप में कर देना और फिर टेस्टिंग का एक ग्रुप में कर देना। ये सारे रिस्क को ग्रुप वाइज कर देना। तो पहला हमारा यही एक्टिविटी है कि हमको ग्रुप करना है सिमिलर रिस्क को। तो अब आते हैं सेकंड वाली एक्टिविटी पे, डिटरमाइन रिस्क ड्राइवर। अब हमारा जो एक पूरा ग्रुप था इसमें कोई एक मेन रूट कॉज होगा ना, रिस्क के जो हमने ग्रुप बनाया है इसमें एक रूट कॉज होगा, हम उस रूट कॉज को डिराइव करते हैं, उसको कहते हैं रिस्क ड्राइवर। रिस्क ड्राइवर मतलब जो रिस्क को डिराइव कर रहा है। अब ये इसकी वजह से ये सारे रिस्क आ रहे हैं। हमने ये कर लिया सोर्स ऑफ रिस्क, तीसरा एक्टिविटी सोर्स ऑफ रिस्क को डिराइव कर देना, डिटरमाइन करना सोर्स ऑफ रिस्क को। अब ये रिस्क ड्राइवर तो है, अब इसका रूट कॉज क्या है, वो सोर्स हो गया आपकी पूरे रिस्क का जो सबको क्रिएट कर रही है, और उस रिस्क का एक्सपोजर चेक कर लेना फोर्थ एक्टिविटी में। उस रिस्क का एक्सपोजर मतलब कि वो रिस्क कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है हमारे प्रोजेक्ट को, किस किस हाल में कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, वो सब हमको डिटरमाइन करना है स्टेप 4 में। और पांचवा और आखिरी, इवैल्यूएट अगेंस्ट क्राइटेरिया। अब इन रिस्क को एक क्राइटेरिया के हिसाब से इवैल्यूएट करना है। पहला होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, मतलब ये रिस्क अगर सही असली हो गई, ये अगर चल गई तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये असली में हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, मानो कि पावर आउटेज है तो प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन अगर हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसको वहाँ पे लिख देना। और सिवियरिटी, मानो कि प्रोबेबिलिटी चाहे कितनी भी ना हो या फिर कितनी भी हो, अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कितनी सिवियर है, सिवियर मतलब कितनी खतरनाक है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ये दोनों रिस्क पे, ये दोनों कैटेगरी में जाती है हमारी रिस्क। ये जब हम लोग कर लेते हैं, ये 500 स्टेप्स करने के बाद हमारे पास रिस्क लिस्ट आ जाती है जिनमें सबकी रैंकिंग होती है। इसको अच्छे से बना के लिख देना यार, ये खुद में क्वेश्चन हो सकता है। और रिस्क मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख के चले जाओ, बहुत सिंपल है भाई। रिस्क मैट्रिक्स क्या है, ये एक विजुअलाइजेशन है रिस्क का, जिसमें ये टेस्टर को अलाउ करता है कि पोटेंशियल प्रॉब्लम को हम लोग देख पाएँ। पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब हम लोग उनको इन दोनों कैटेगरीज में हमने जब यहाँ पे लिख दिया, तो हमको इन दोनों कैटेगरीज में करने के बाद अगर हम उनको मैप कर दें एक ग्राफ में, ग्राफ को जैसा दिखेगा, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी कौन किसको देनी है सबसे पहले। अब मानो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में प्रोबेबिलिटी ऐसे जा रही है, ठीक है, और सिवियरिटी ऐसे जा रही है। यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ लो सिवियरिटी है और यहाँ हाई सिवियरिटी है। हाई मतलब कि अगर हो गया तो प्रोजेक्ट ही खराब कर देगा, और प्रोबेबिलिटी का मतलब इतना नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो, देख लीजिए यहाँ पर हो कोई रिस्क, मान लो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो और सिवियरिटी भी अच्छी खासी हो, तो हमारी प्रायोरिटी 1 आ जाएगी। वो सबसे पहले इस वाले पार्ट वाले रिस्क को डील करना है। इसके बाद प्रायोरिटी 2 यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि सिवियर तो अभी भी काफ़ी है ना यहाँ के रिस्क, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी आधी है, मतलब होने के चांसेस आधे हो गए, लेकिन अगर हो गए तो फिर तब भी ये भी प्रोजेक्ट खराब कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी 2 में चली गई। प्रायोरिटी 3 देखो, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस बहुत है, लेकिन अगर हो भी गया तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, इसको इन दोनों के बाद करना। और चौथी शायद ना करना, शायद करना, ये मे भी नोट में आ जाती है, इतना होने के चांसेस नहीं है और अगर हो भी गया तो इतनी दिक्कत नहीं करेगा प्रोजेक्ट को। ये पहला ग्राफ है। ये बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए सब लोग ये यूज़ करते हैं, और कुछ कंपनीज इसका एक ऑल्टरनेटिव करना, इसका एक दूसरा तरीका देखती हैं। दूसरा तरीका कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी 1 यहाँ होती है, प्रायोरिटी 2 यहाँ होती है, 3 यहाँ होती है, 4 यहाँ होती है। पहले देखो, फिर से देख लो, प्रायोरिटी 1 यहाँ थी, 2 यहाँ था, 3 4 यहाँ था, ऐसे चल रहा था, और यहाँ पे ऐसे चल रहा है। यहाँ नीचे इसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि जो कुछ टाइप की कंपनीज होती है उनकी प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई भी जो ज़्यादा दिक्कतें होने के चांसेस हैं, वो सारी दिक्कतों को पहले सॉल्व करो, वो वाली दिक्कतों को बाद में सॉल्व करना जिनकी होने के चांसेस कम है। जिनकी होने के चांसेस ज़्यादा है, ये प्रोबेबिलिटी है अभी भी, ठीक है, ये हाई है। इनकी अगर होने के चांसेस ज़्यादा है तो सबसे पहले यहाँ वाली को फिक्स करो, और चाहे यहाँ पे होने के यहाँ चाहे ये वाली प्रोबेबिलिटी जहाँ पे जो रिस्क था, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट ही खराब कर दे, लेकिन उसका होने का चांस अगर कम है तो फिर उसको बाद में देख लिया जाएगा। कुछ कंपनी ऐसा करती हैं, बाकी 1 2 3 4 चलती हैं, कुछ ऐसे चलती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे ही टाइप के रिस्क निकलते हैं कि वो ऐसे अपना डायगोनल मेथड में यूज़ करना चाहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ठीक है, वेयर सेवेरिटी एंड प्रोबेबिलिटी आर ऑफ इक्वल वेट। मतलब जो यहाँ पे टाइप के रिस्क हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, देख लो आप, ऐसे हो सकते हैं। तो इन सबको भी ये ड्राइव करता है। प्रोबेबिलिटी इतनी है और सेवेरिटी इतनी है, ये काफ़ी बाद में डील करा जाएगा।
यहाँ वाली को देखो, सेवेरिटी भी बहुत हाई है और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सबसे पहले इनको देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बाद यहाँ आने वाली, और आखिर में ये। ऐसे भी करते हैं, ये डायगोनल मेथड है। और ये आ जाता है आपके फोर्थ वाले पे हम लोग, जो आखिरी वाला है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनको मतलब नहीं है, जो ऐसी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, जिनके चांसेस होने के हों या चांसेस होने के ना हो, अगर वो काफ़ी हाई सिवियर हैं, चाहे उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो या फिर उनकी यहाँ पर हो, अगर उनकी सेवेरिटी हाई अगर हो गई तो प्रोजेक्ट ही बिगाड़ देंगी, तो उनको सबसे पहले वो डील करते हैं, है ना। तो उनके लिए इन्होंने एक अलग से प्रायोरिटी बना के रखी है। सारी हाई वालों के लिए एक अलग से ऊपर प्रायोरिटी 1 बना के रखा है। हाई सेवेरिटी केसेस आर ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड नो मैटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। मतलब प्रोबेबिलिटी चाहे यहाँ पर हो, लेकिन अगर सेवेरिटी यहाँ पर है तो भी इसको सबसे पहले देखा जाएगा, यहाँ वाली सब बाद में। और बाकी का वही सेम हाल है, प्रायोरिटी 2, 3, 4, 5। तो ये हो गए आपकी सारी रिस्क मैट्रिक्स, और ये सब भी आपका कवर हो चुका है। एक बार एक होमवर्क के लिए इसको पढ़ लेना, एक बार कोड कवरेज टेस्टिंग को एक बार पढ़ लेना, और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और वो एक लिख के आ जाना। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो यार मैं इसको कवर नहीं कर पाया। इसके अलावा पूरी यूनिट कवर कर ली, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सारे मेन टॉपिक्स कवर कर लिए, और उनको अच्छे से समझा दिया गया आपको। तो ये हमारे वीडियो की हैप्पी एंडिंग होगी। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आपका बंदा इतनी मुश्किल से मेहनत करके बना रहा है। और बेस्ट ऑफ लक।